आपकी खाद आपके बगीचे के लिए भविष्य का काला सोना है या फिर एक बदबूदार ढेर जिससे पड़ोसी दूर भागते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क कुछ ऐसी गंभीर गलतियों में छिपा है जो अनुभवी बागवान भी अक्सर कर जाते हैं। आज हम उन बड़ी ना करने योग्य बातों पर चर्चा करेंगे जो आपकी उपजाऊ मिट्टी के सपने को एक असली बुरे सपने में बदल सकती है। और मैं वादा करता हूं, इनमें से कुछ बातें आपको सचमुच हैरान कर देंगी। साफ साफ कहें तो खाद का ढेर सिर्फ आपके पिछवाड़े का कूड़ेदान नहीं है। ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। इसमें अरबों सूक्ष्म जीव, फंगस और केंचुए लगातार काम करते रहते हैं। आपका काम है उनके लिए आदर्श परिस्थितियां बनाना, न कि उन्हें ऐसा काम देना जो वे कर ही ना सके। इस सीधी सी बात को समझना ही आपकी सफलता की कुंजी है। तो अब हम बात करेंगे कि आप किन गलतियों से अपना सब कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आम और शायद सबसे बड़ी गलती से। ये एक ऐसी भूल है जिसके बारे में बागवानी की हर किताब में चेतावनी दी जाती है। कभी नहीं, आप सुन रहे हैं, कभी नहीं डालना चाहिए अपनी खाद के ढेर में मांस, मछली के टुकड़े, हड्डियां या कोई भी तैलीय या चिकनाई वाली चीजें। हाँ, तकनीकी रूप से ये जैविक ही है, लेकिन यहाँ अच्छे इरादे आपको सीधे आपके आंगन में एक बदबूदार दलदल की ओर ले जाएंगे। ये इतना गंभीर क्यों है? सबसे पहले, बदबू। प्रोटीन युक्त चीजों के सड़ने की प्रक्रिया पौधों के अवशेषों से बिल्कुल अलग होती है। यह एक बेहद तेज उल्टी लाने वाली दुर्गंध पैदा करती है जो हवा के साथ दूर दूर तक फैल जाएगी। आपके पड़ोसी ऐसी खुशबू के लिए यकीनन आपको धन्यवाद नहीं देंगे, मगर बदबू तो सिर्फ आधी समस्या है। असली समस्या है आपके बिना बुलाए मेहमान। आपका कंपोस्ट ढेर तुरंत चूहों, गिलहरियों, आवारा बिल्लियों और कुत्तों के लिए एक मुफ्त दावतगाह बन जाएगा। वे इस लजीज खाने की गंध सैकड़ों मीटर दूर से ही सूंघ लेते हैं और उनके पीछे पीछे मक्खियों के झुंड भी आ जाएंगे। आप सिर्फ कंपोस्ट नहीं, बल्कि कीटों और बीमारियों का एक बड़ा अड्डा तैयार कर देंगे। याद रखिए, कंपोस्ट की महक गीली मिट्टी और जंगल जैसी होनी चाहिए, न कि किसी कूड़ेदान जैसी। अगली गलती शायद उतनी स्पष्ट न लगे, लेकिन यह कम घातक नहीं है। इसे नजरअंदाज करके आप अपने बगीचे को कई सालों के लिए बीमारियों का युद्ध क्षेत्र बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बीमार पौधों को खाद में डालने की, यानी वो पौधे जिन पर पाउडरी मिल्ड्यू, फाइटोफथोरा, स्कैब या कोई और फंगल या बैक्टीरियल बीमारी लगी हुई है। शायद आप सोचते होंगे, तो क्या हुआ, यह तो वैसे भी गल जाएगा। लेकिन ये एक बेहद खतरनाक गलतफहमी है। हाँ, हॉट कंपोस्टिंग प्रक्रिया में ढेर के केंद्र का तापमान 60-70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो ज्यादातर रोगजनकों को खत्म करने में सक्षम है। हालांकि आइए यथार्थवादी बने, बहुत कम माली ऐसे आदर्श तापमान को बनाए रख पाते हैं। अक्सर हमारी खाद ठंडी या गुनगुनी ही होती है। ऐसी परिस्थितियों में फंगस के बीजाणु और हानिकारक बैक्टीरिया खत्म नहीं होते। वे बस सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, संरक्षित हो जाते हैं। और फिर जब आप इस पोषक खाद को प्यार से अपनी क्यारियों में डालते हैं, तो आप अपने ही हाथों से मिट्टी को बीमारी पैदा करने वाले रोगाणुओं की सेना से भर देते हैं। आप खाद नहीं डाल रहे, बल्कि अगले सीजन के लिए अपने बगीचे को संक्रमित कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक ट्रोजन हॉर्स जैसा है। इसलिए याद रखें, सभी बीमार पौधों के अवशेषों को या तो जला देना चाहिए या खाद से अलग करके निपटाना चाहिए। बीमार पौधों के एक और शातिर रिश्तेदार है खरपतवार, जिनमें पहले से ही बीज बन चुके हैं। यह तो छोटी सी बात लगती है, कुछ टेंडेलियन या बथुआ के पौधों से भला क्या बिगड़ जाएगा, लेकिन असल में आप अपने हाथों से अपनी आने वाली पूरी फसल के लिए एक धीमी गति का बम बिछा रहे हैं। जरा सोचिए, आपने घंटों खरपतवार निकालने में लगाए, सारे खरपतवारों को जड़ से उखाड़ दिया और काम पूरा होने की संतुष्टि के साथ उन्हें खाद के ढेर में डाल दिया। लेकिन अगर उन पर पहले से ही पके हुए बीज थे, तो आपने समस्या से छुटकारा नहीं पाया, बल्कि उसे बस आगे के लिए टाल दिया। कई खरपतवारों के बीज अविश्वसनीय रूप से कठोर होते हैं। वे सालों तक जमीन में पड़े रह सकते हैं
अपने समय का इंतजार करते हुए, और खाद का ढेर उनके लिए मौत का फरमान नहीं, बल्कि एक आरामदायक इंक्यूबेटर बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रोगजनकों के मामले में होता है, आपके कंपोस्ट में तापमान शायद ही कभी इतना ज्यादा होता है कि सभी बीजों को पकाकर खत्म कर सके। नतीजतन 1 साल बाद आपको एक बेहतरीन, भुरा भुरी, उपजाऊ खाद मिलती है, जो सचमुच सबसे जिद्दी खरपतवारों के बीजों से भर जाती है। आप इस खाद को अपनी क्यारियों में फैलाते हैं, और हरे भरे टमाटरों के बदले आपको दूब घास और मुखरिका का एक घना कालीन उगा हुआ मिलता है। आप खाद नहीं डाल रहे बल्कि खरपतवार बो रहे हैं। तो नियम सीधा और स्पष्ट है। खरपतवारों को कंपोस्ट में केवल फूल आने और बीज बनने से पहले ही डालना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे प्यारे पालतू जानवरों की। हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके उपहार आपके बगीचे के लिए एक गंभीर जैविक खतरा बन सकते हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्लियों और कुत्तों के मल की। इसे खाद में डालना सख्त मना है, और इसकी वजह सिर्फ घिन नहीं है। दरअसल बिल्लियां और कुत्ते मांसाहारी जानवर होते हैं। उनके मल में इंसानों के लिए खतरनाक परजीवियों, बैक्टीरिया और वायरसों का एक पूरा समूह हो सकता है। उदाहरण के लिए, बिल्ली का मल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का स्रोत हो सकता है। यह बीमारी खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक है। कुत्तों के मल में गोल्ड्रमे और एस्केरिस के अंडे हो सकते हैं, जो अविश्वसनीय रूप से प्रतिरोधी होते हैं। ये रोगाणु सामान्य कंपोस्ट के ढेर में हमेशा नहीं मरते। खाद के साथ मिट्टी में मिलकर वे आसानी से उन सब्जियों, फलों या साग सब्जियों की सतह पर आ सकते हैं, जिन्हें आप बाद में अपनी मेज पर परोसेंगे। इसे गायों या घोड़ों जैसे शाकाहारी जानवरों के गोबर से न मिलाइए। उनकी माइक्रोफ्लोरा बिल्कुल अलग होती है। आपका बगीचा स्वास्थ्य और विटामिन का स्रोत होना चाहिए, न कि बीमारियों के संक्रमण का संभावित केंद्र। इसलिए कृपया अपने परिवार के स्वास्थ्य को कभी भी खतरे में न डालें। कई बागवान लकड़ी की राख के फायदों पर बहुत विश्वास करते हैं, और इसे अपनी क्यारियों तथा खाद में खूब इस्तेमाल करते हैं। वे सही भी हैं, पर सिर्फ कुछ हद तक। साफ लकड़ियों को जलाने से मिली राख में वाकई पोटेशियम, फास्फोरस और कई सूक्ष्म पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा परंतु है। खाद के लिए कभी भी कोयले की राख या ग्रिल के ब्रिकेट्स, रंग लगे पुराने तख्तों या लैमिनेटेड बोर्ड को जलाने से बची हुई राख का इस्तेमाल न करें। अंतर क्या है? कोयले की राख, खासकर पत्थर के कोयले से निकली राख, में सल्फर और सीसा, आर्सेनिक, कैडमियम जैसी भारी धातुएं होती हैं। ये पदार्थ न तो घुलते हैं और न ही खत्म होते हैं। वे खाद में जमा होते रहते हैं, और फिर मिट्टी के जरिए आपके पौधों तक पहुंच जाते हैं। आप खुद अपने हाथों से ऐसी सब्जियां उगा रहे होंगे जिनमें ये हानिकारक तत्व मौजूद होंगे। यह सीधा रास्ता है जहर फैलने और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का। यही बात रासायनिक रूप से उपचारित लकड़ी की राख पर भी लागू होती है। पेंट, वार्निश और लकड़ी को सड़े से बचाने वाले रसायन, ये सब जलने पर जहरीले पदार्थ छोड़ते हैं, जो राख में जमा हो जाते हैं। इसीलिए एक साधारण सा नियम याद रखें। खाद और क्यारियों में सिर्फ साफ, बिना किसी केमिकल वाली लकड़ी या टहनियों की राख ही डालें। बाकी सब आपके बगीचे के लिए जहर है। अब कागज और गत्ते की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्योंकि यह सेल्यूलोज है, इसलिए यह खाद के लिए भूरे पदार्थ के तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बात इतनी सीधी नहीं है। साधारण अखबार, बिना डिजाइन वाले कागज के तौलिए या डिब्बों का साफ गत्ता वाकई काम आ सकता है। लेकिन आजकल चमकदार और रंग बिरंगी पैकेजिंग हर जगह दिखती है, और असली खतरा यही है। खाद में कभी भी चमकदार पत्रिकाएं, ग्लॉसी मैगजीन, विज्ञापन वाले पर्चे, रंगीन कैटलॉग और तेज रंग वाली छपी हुई कागज न डालें। चमकदार फिनिश और चटकीले रंगों के लिए छपाई में कई तरह के रासायनिक यौगिक इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें भारी धातुएं, हैवी मेटल्स और जहरीले पिगमेंट भी शामिल हैं। खाद बनाने की प्रक्रिया में ये पदार्थ कहीं नहीं जाते, और आखिर में सलाद के साथ आपकी थाली तक पहुंच सकते हैं। दूध, जूस या जमे हुए फ्रोजन उत्पादों की पैकेजिंग वाले गत्ते पर खास ध्यान दें।
अक्सर इन्हें गलने से बचाने के लिए प्लास्टिक या मोम की पतली परत छड़ी होती है। यह परत खाद में नहीं गलती, ये बस माइक्रोप्लास्टिक में टूट जाएगी, जो आपकी मिट्टी को हमेशा के लिए दूषित कर देगा। इसलिए जब भी शक हो तो इसे न डालें। सिर्फ वही कागज और गत्ता चुने जो देखने में बिल्कुल प्राकृतिक लगे और जिन पर कोई रंगीन या चमकदार परत न हो। कंपोस्ट बनाने में सफलता की कुंजी संतुलन है। कल्पना कीजिए, आप अरबों सूक्ष्म जीवों के शेफ हैं और आपका काम उन्हें संतुलित आहार देना है। सबसे आम गलतियों में से एक इस संतुलन को बिगाड़ना है, खासकर हरे पदार्थों की अधिकता। हरा क्या है? इसमें ताजी कटी घास, फल सब्जियों के छिलके, पौधों की पत्तियां और कॉफी की बची हुई तलछट शामिल हैं। ये सभी नाइट्रोजन से भरपूर होते हैं। नाइट्रोजन कंपोस्ट के लिए खमीर की तरह है। यह जलने की प्रक्रिया शुरू करता है और ढेर को गर्म करता है। लेकिन अगर आप कंपोस्टर में सिर्फ ताजी घास का एक बड़ा ढेर डाल दें और कुछ नहीं, तो आप कंपोस्ट नहीं, बल्कि एक बदबूदार चिपचिपा ढेर बना देंगे। पर्याप्त भूरे, कार्बन युक्त पदार्थों जैसे सूखे पत्ते, पुआल, लकड़ी का बुरादा या कटे हुए गत्ते के बिना यह हरा ढेर एक सघन, हवाबंद गुच्छे में बदल जाता है। ऑक्सीजन की जरूरत वाले एरोबिक बैक्टीरिया की जगह एनारोबिक बैक्टीरिया हावी होने लगते हैं और यही वे हैं जो सड़े हुए अंडे और अमोनिया जैसी बदबू पैदा करते हैं। आपका ढेर मिट्टी में नहीं बदलता, वह बस सड़ने लगता है। इसलिए हमेशा यह नियम याद रखें, हरे पदार्थ के एक हिस्से के लिए लगभग 2 से 3 हिस्से भूरे पदार्थ मिलाएं। अब एक ऐसी स्थिति पर गौर करते हैं जो उतनी ही साम है, खासकर पतझड़ में। यह दूसरी अति है, जब आपके पास सिर्फ भूरे पदार्थों का ढेर लग जाता है। आपने बड़ी लगन से सारे गिरे हुए पत्ते इकट्ठे किए, बगीचे की कटाई छंटाई से निकली टहनियों को बारीक किया और इन सबको एक बड़े ढेर में डाल दिया, ये उम्मीद करते हुए कि कुछ जादुई होगा। लेकिन महीने बीतते हैं, साल भी गुजर जाता है, पर कोई चमत्कार नहीं होता। ढेर का आयतन लगभग वैसा ही रहता है और वह भुरभुरी खाद में नहीं बदलता। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? आपने अपने सूक्ष्म जीवों को ईंधन यानी कार्बन तो दे दिया, लेकिन उन्हें आग लगाने वाली चीज यानी नाइट्रोजन देना भूल गए। सूखे पत्ते, टहनियां, पुआल, लकड़ी का बुरादा, ये सभी कार्बन युक्त सामग्री है। ये खाद को संरचना देते हैं, उसे ढीला और हवादार बनाते हैं, पर इनमें नाइट्रोजन लगभग नहीं होता, जो जीवाणुओं को बढ़ने और सक्रिय रूप से काम करने के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन के बिना सूक्ष्म जीव बस शुरू ही नहीं हो पाते। आपका ढेर बिना किसी गतिविधि के पड़ा रहेगा। फंगस के कारण बहुत बहुत धीरे धीरे सड़ेगा, पर इसमें सालों लग सकते हैं। यह ऐसा ही है जैसे आप सिर्फ मोटी लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करें, बिना पतली टहनियों या कागज के। ऐसे ढेर को जिंदा करने के लिए आपको उसमें हरे घटक जरूर मिलाने होंगे, जैसे रसोई का कचरा, ताजी घास, गोबर या खाद बनाने वाले विशेष एक्टिवेटर। केवल इसी तरह आप इस प्रक्रिया को शुरू कर पाएंगे और मनचाहा परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपनी सांसें घंटों तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है ना? आपके कंपोस्ट के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है, अगर आप उसे हवा से वंचित कर देते हैं। सबसे बड़ी गलतियों में से एक है उसे पूरी तरह से हवाबंद स्थितियों में रखना। आपके कंपोस्ट को सांस लेने की जरूरत है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कंपोस्ट के ढेर में सबसे कुशल कार्यकर्ता एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एरोबिक शब्द का सीधा मतलब है ऑक्सीजन की जरूरत वाले। ये सूक्ष्म जीव ही जैविक पदार्थों को तेजी से और कुशलता से विघटित करते हैं, गर्मी छोड़ते हैं और बिना किसी अप्रिय गंध के कचरे को मूल्यवान खाद में बदल देते हैं। अगर आप कंपोस्ट को कसकर दबाते हैं, उसे बिना छेद वाले बैरल में बंद कर देते हैं या बस हवाबंद गड्ढे में डाल देते हैं, तो एरोबिक बैक्टीरिया उपलब्ध सारी ऑक्सीजन का तेजी से उपयोग कर लेंगे और मर जाएंगे। उनकी जगह एनारोबिक बैक्टीरिया ले लेंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और तभी सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वही खट्टी दलदली बदबू आने लगेगी और विघटन कहीं ज्यादा धीमा हो जाएगा।
इसलिए कोई भी सही कंपोस्टर, चाहे वह डिब्बा हो या कंटेनर, उसमें वेंटिलेशन के लिए छेद होने चाहिए और ढेर को ज्यादा दबाया नहीं जाना चाहिए। अपने छोटे मददगारों को सांस लेने दें। आपकी सारी मेहनत पर पानी फेरने वाली एक और बड़ी गलती है जरूरत से ज्यादा पानी देना। कुछ बागवानी करने वाले ये सुनते ही कि कंपोस्ट सूखा नहीं होना चाहिए, उसे लगभग हर दिन पाइप से पानी देना शुरू कर देते हैं। नतीजतन नम और भुरभुरी सामग्री के बजाय उन्हें एक असली दलदल मिलता है। जब कंपोस्ट में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो क्या होता है? पानी कार्बनिक पदार्थों के कणों के बीच के सभी छिद्रों और खाली जगहों से हवा को बाहर धकेल देता है। और जैसा कि हम जानते हैं, हवा के बिना हमारे मुख्य कार्यकर्ता एरोबिक बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सकते। वे बस दम घुटकर मर जाते हैं और डूब जाते हैं। कंपोस्ट का ढेर खराब होने लगता है। उपयोगी सूक्ष्म जीवों की जगह वही एनारोबिक बैक्टीरिया ले लेते हैं जो हवा रहित पानी से भरे वातावरण में खूब पनपते हैं। कंपोस्टिंग की प्रक्रिया रुक जाती है और सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें निकलती हैं और रुके हुए पानी काई जैसी एक खास तरह की बदबू आने लगती है। पोषक तत्व ढेर से बह जाते हैं और वह खुद एक चिपचिपी बदबूदार कीचड़ में बदल जाता है। सही कंपोस्ट निचोड़ी हुई स्पंज की तरह नम होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में गीला नहीं। अगर आप मुट्ठी भर कंपोस्ट को अपनी मुट्ठी में दबाते हैं तो उसमें से सिर्फ कुछ बूंदे पानी निकलना चाहिए, न कि पानी की धार। अब बात करते हैं इसके ठीक उलट एक समस्या की, कंपोस्ट रेगिस्तान की। अगर कंपोस्ट का दलदल बन जाना एक गलती है तो उसे पूरी तरह से सूखने देना उतनी ही गंभीर दूसरी गलती है। पर्याप्त नमी के बिना आपके कंपोस्ट के ढेर में जीवन मानो थम सा जाता है। जरा सोचिए, सूक्ष्म जीव, केंचुए और फंगस, ये सभी छोटे छोटे जीव हैं और हर जीव को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है। नमी ही वह माध्यम है जिसके जरिए पोषक तत्व घुलते हैं और सभी जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं। अगर कंपोस्ट सूख जाता है तो बैक्टीरिया न तो खा पाते हैं और न ही प्रजनन कर पाते हैं। वे मरते तो नहीं, लेकिन एक तरह की गहरी नींद में चले जाते हैं, मानो बेहतर और नमी भरे समय का इंतजार कर रहे हों। केंचुए, जो जैविक सामग्री को ढीला करने और तोड़ने में बेहतरीन मददगार होते हैं, सूखी जगह छोड़कर कहीं और आरामदायक माहौल की तलाश में चले जाते हैं। नतीजतन अपघटन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से रुक जाती है। आपका कंपोस्ट का ढेर बिना किसी बदलाव के पूरी गर्मी ऐसे ही पड़ा रह सकता है। खासकर ऐसा उन कंपोस्टरों के साथ होता है जो सीधी धूप में रखे होते हैं या जब ढेर में ज्यादा सूखे भूरे पदार्थ होते हैं जो बची हुई नमी को भी सोख लेते हैं। इसलिए नमी का ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि कंपोस्ट सूखा और धूल भरा हो गया है तो झिझके नहीं। एक पानी देने वाली गेंद से उस पर धीरे धीरे पानी डालें। मान लीजिए आपने खाद बनाने के सभी जरूरी काम सही ढंग से किए हैं। हरे और भूरे कचरे का सही संतुलन रखा है, हवा का पर्याप्त संचार सुनिश्चित किया है और जरूरी नमी भी बनाए रखी है। लेकिन एक और गलती है जो इस पूरी प्रक्रिया को कई गुना धीमा कर सकती है। यह गलती है खाद के ढेर को पलटना भूल जाना। खाद का ढेर कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बस पकाकर छोड़ दिया जाए। इसे समय समय पर पलटना बहुत जरूरी है। क्यों? इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, यह हवा के संचार के लिए जरूरी है। समय के साथ ढेर की निचली और बीच की परतें अपने वजन से दबकर घनी हो जाती हैं। हवा अंदर तक नहीं पहुंच पाती और वहां ऑक्सीजन रहित एनारोबिक प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है। खाद को फावड़े या किसी खास एरेटर से पलटने पर यह ढीली होती है और उसमें भरपूर ऑक्सीजन मिल जाती है। दूसरा कारण है एकरूपता। सड़ने की प्रक्रिया हर जगह एक समान नहीं होती। बीच में जहां तापमान सबसे ज्यादा होता है, जैविक पदार्थ सबसे तेजी से सड़ते हैं, जबकि किनारों पर जहां ठंडक और सूखापन ज्यादा होता है, यह प्रक्रिया धीमी रहती है। खाद को पलटने से आप बाहर की कम सड़ी हुई परतों को गर्म केंद्र में ले जाते हैं और तैयार खाद को केंद्र से बाहर लाते हैं। इससे पूरी खाद के पकने की प्रक्रिया काफी तेज और एक समान हो जाती है। अगर आप खाद को नहीं पलटते तो 1 साल बाद आपको ऐसा ढेर मिल सकता है
जहां बीच में तो तैयार मिट्टी हो, लेकिन किनारों पर आधे सड़े हुए अवशेष ही मिले। आपकी आने वाली फसल का एक अदृश्य लेकिन बेहद खतरनाक दुश्मन। हम बात कर रहे हैं रसायनों की, यानी कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों की। कई बागवान कीटों और खरपतवारों से लड़ने के लिए इनका खूब इस्तेमाल करते हैं और फिर बिना सोचे समझे इन उपचारित पौधों के अवशेष या कटी हुई घास को कंपोस्ट में डाल देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। असल में कई आधुनिक खरपतवार नाशक, खासकर वे जो लॉन के लिए बने हैं, उनमें तथाकथित परसिस्टेंट यानी स्थायी प्रभाव होता है। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि ये मिट्टी और पौधों में लंबे समय तक बने रहे और अपना काम करते रहे, और कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया भी इन जटिल रासायनिक यौगिकों को हमेशा पूरी तरह से नष्ट कर पाने में सक्षम नहीं होती। नतीजतन आपको ऐसा कंपोस्ट मिलता है जो खरपतवार नाशकों से भरपूर होता है। ऐसे खाद का इस्तेमाल करके संवेदनशील फसलों वाली क्यारियों में, जैसे कि टमाटर, मिर्च, सेम या सलाद, आप उन्हें आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। पौधे मुरझाने लगेंगे, पीले पड़ने लगेंगे, उनके पत्ते मुड़ने लगेंगे और आप परेशान होंगे कि उन पर कौन सी बीमारी हमला कर रही है, जबकि इसकी वजह आपके ही कंपोस्ट में होगी। इसीलिए यह एक अटल नियम है। अगर आपने पौधों पर रसायन का इस्तेमाल किया है, तो उनके अवशेषों को सामान्य कंपोस्ट ढेर में नहीं डालना चाहिए। ब्रेड के टुकड़े, बचे हुए पास्ता या अधपका दलिया, इनमें क्या बुराई हो सकती है? आखिर ये भी तो पौधों से मिलने वाली जैविक चीजें ही हैं। लेकिन अनुभवी माली ऐसे खाद्य पदार्थों को खाद में डालने से बचते हैं, और इसकी एक ठोस वजह है। संसाधित अनाज, प्रोसेस्ड ग्रेन्स, चूहे और गिलहरी जैसे जीवों के लिए किसी चुंबक से कम नहीं होते। कच्चे सब्जियों के छिलकों के विपरीत पके हुए अनाज, ब्रेड और पास्ता की गंध चूहे और चूहे जैसे जीवों को कहीं ज्यादा तेजी से आकर्षित करती है। अगर मांस और हड्डियां सभी के लिए दावत का बुलावा है, तो बेकरी उत्पाद उनके लिए चूहों का आरामदायक कैफे जैसा है। वे खुशी खुशी आपके गर्म और पौष्टिक खाद के ढेर में ही बस जाते हैं, उसमें सुरंगें बना लेते हैं और अपने घोंसले बना लेते हैं। बाद में उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऐसे उत्पाद खासकर बड़ी मात्रा में घने और चिपचिपे ढेर में बदल सकते हैं। इन ढेरों के अंदर हवा का संचार रुक जाता है और एक तेज खट्टी गंध के साथ अवायवीय सड़न शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास कुछ ब्रेड के टुकड़े बचे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन्हें सुखाकर पक्षियों को दे दें। खाद का ढेर उनके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है। तो आइए, आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गलत धारणा को दूर करने जा रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि संतरे, नींबू, चकोतरे, ग्रेपफ्रूट जैसे खट्टे फलों के छिलके और प्याज लहसुन के छिलके खाद कंपोस्ट में बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। कहा जाता है कि ये छिलके उपयोगी केंचुओं और जीवाणुओं को मार देते हैं और कंपोस्ट को बहुत ज्यादा अम्लीय बना देते हैं। इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असली बात बारीकियों में छिपी होती है। समस्या इन चीजों में नहीं है, बल्कि इनकी मात्रा में है। खट्टे फलों के छिलकों में मौजूद एसेंशियल ऑयल्स, आवश्यक तेल, और प्याज लहसुन में पाए जाने वाले फाइटोनसाइड्स वाकई में जीवाणुरोधी गुण रखते हैं। अगर आप एक छोटे कंपोस्टर में ढेर सारे संतरे के छिलके डाल देंगे, तो वाकई में खाद बनने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। इसके अलावा खट्टे फलों की ज्यादा मात्रा कंपोस्ट की अम्लता को अस्थायी रूप से बढ़ा सकती है। हालांकि अगर आप हफ्ते में 2-3 संतरे के छिलके या कुछ प्याज के छिलके डाल रहे हैं, तो उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। कंपोस्ट के कुल ढेर में इनकी सांद्रता बहुत कम होगी। उपयोगी सूक्ष्मजीव और केंचुए इनसे आसानी से निपट लेंगे। इसलिए ऐसे कचरे को कंपोस्ट में डालने से डरे नहीं, लेकिन संयम से करें। मुख्य बात है विविधता और संतुलन। आप कल्पना कीजिए कि आपने रोटी बनाई, लेकिन उसे ओवन से सिर्फ 15 मिनट बाद ही निकाल लिया, जब आटा अंदर से अभी भी कच्चा था। ऐसी रोटी खाई नहीं जा सकती। ठीक ऐसी ही गलती होती है अधूरी या कच्ची खाद कंपोस्ट का इस्तेमाल करना।
यह अधीर माली के लिए सबसे बड़े प्रलोभनों में से एक है। कंपोस्ट का ढेर भले ही आकार में कम हो गया हो और उसका रंग गहरा हो गया हो, जिससे लगता है कि खाद तैयार है, लेकिन यह भ्रम पैदा करने वाला हो सकता है। अगर कंपोस्ट पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, तो उसमें अपघटन की सक्रिय प्रक्रियाएं अभी भी जारी रहती हैं। ये बैक्टीरिया अपना काम करते हुए आसपास के वातावरण से भारी मात्रा में नाइट्रोजन का उपभोग करते हैं, और यदि आप ऐसी अधूरी खाद को अपनी क्यारी में डालते हैं, तो ये बैक्टीरिया खाद से नहीं, बल्कि सीधे मिट्टी से नाइट्रोजन खींचना शुरू कर देंगे। नतीजतन अपने पौधों को पोषण देने के बजाय आप उनके लिए नाइट्रोजन की भारी कमी पैदा कर देंगे। आपके टमाटर या खीरे बढ़ने के बजाय पीले पड़ने लगेंगे और मुरझा जाएंगे। आप तो भला चाहते थे, पर हुआ वही जो अक्सर होता है। पूरी तरह तैयार और परिपक्व कंपोस्ट गहरे रंग की भुरभुरी, एक समान बनावट वाली होनी चाहिए, और इसमें ताजी जंगल की मिट्टी जैसी सुखद गंध होनी चाहिए। इसमें पत्तियां या सब्जियों के छिलके जैसे मूल घटक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देने चाहिए। तभी वह पौधों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार होती है, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आपके कंपोस्टर की जगह जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है। गलत जगह का चुनाव नमी और तापमान का संतुलन बनाए रखने के आपके सारे प्रयासों को विफल कर सकता है। एक आम गलती यह है कि कंपोस्ट के ढेर को प्लॉट के सबसे अंधेरे, नमी वाले और छिपे हुए कोने में रखा जाए। ये सुनने में तो तर्कसंगत लगता है कि इसे आंखों से दूर रखा जाए, लेकिन ऐसी छायादार जगह पर, खासकर निचली जमीन पर जहां पानी जमा होता है, कंपोस्ट लगभग कभी गर्म नहीं हो पाएगा। ये लगातार बारिश और ओस से गीला रहेगा, जिससे अत्यधिक नमी, खट्टापन और हवा की कमी हो जाएगी। सड़ने की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होगी, जिसे ठंडी खाद का प्रकार कहा जाता है। दूसरी बड़ी गलती है कंपोस्टर को खुली, तेज धूप वाली जगह पर रखना, खासकर अगर यह काले प्लास्टिक का कंटेनर है। गर्मियों के दिनों में ऐसा ढेर तुरंत सूख जाएगा। नमी इतनी तेजी से भाप बनकर उड़ेगी कि आप जितनी बार पानी देंगे, वह कम पड़ जाएगा। इससे सूक्ष्म जीवों की गतिविधि रुक जाएगी और आपका कंपोस्ट एक सूखा बेजान ढेर बन जाएगा। आदर्श जगह हल्की परछाई वाली होती है। उदाहरण के लिए, किसी बड़े पेड़ की छांव में, जहां कंपोस्ट तेज बारिश और दोपहर की कड़ी धूप दोनों से बचा रहेगा, और साथ ही अच्छी तरह हवादार भी रहेगा। आइए रसोई में वापस चलते हैं। आलू या कटलेट तलने के बाद कड़ाही में अक्सर बचा हुआ वनस्पति तेल या पशु वसा, घी रह जाता है। इसका क्या करें? बहुत से लोगों के मन में सबसे पहले आता है कि इसे खाद के ढेर में डाल दें। आखिर यह भी तो जैविक ही है। रुकिए, यह एक और सख्त नहीं है। तेल और वसा खाद के लिए इतने हानिकारक क्यों होते हैं? कल्पना कीजिए, आप पानी में तेल डालते हैं। वह घुलता नहीं, बल्कि सतह पर एक पतली परत बना लेता है। ठीक ऐसा ही खाद के ढेर में भी होता है। वसा या तेल जैविक कचरे के टुकड़ों को चारों ओर से घेर लेती है, जिससे पानी और हवा दोनों के लिए एक अभेद्य अवरोध बन जाता है। यह शाब्दिक रूप से जैविक पदार्थों को सील कर देता है, जिससे वायवीय बैक्टीरिया को भोजन और इससे भी बढ़कर ऑक्सीजन तक पहुंच नहीं मिल पाती। नतीजतन इस तैलीय परत के नीचे वायवीय खाद बनाने की प्रक्रियाएं रुक जाती है। अवायवीय सड़न शुरू हो जाती है, जो, जैसा कि हमें याद है, बासी या सड़े हुए तेल जैसी बहुत ही अप्रिय गंध पैदा करती है। इसके अलावा तेल और वसा बेहद धीमी गति से सड़ते हैं और मांस की तरह ही चूहों तथा अन्य अवांछित कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए वसा को निपटाने का कोई और तरीका ढूंढे, लेकिन इसे कभी भी खाद के ढेर में न डालें। हमारी सूची में आखिरी गलती, और शायद शुरुआती बागवानों में सबसे आम, अधीरता है। आपने लेख पढ़े, वीडियो देखे, अपना पहला कंपोस्ट का ढेर लगाया और फिर रोज चमत्कार की उम्मीद में उसे जांचने लगे। एक हफ्ता बीता, दूसरा भी, और वह अभी भी कचरे के ढेर जैसी दिख रही है। आप निराश हो जाते हैं, यह सोचकर कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। एक सीधी सी बात समझनी होगी। अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बनाना कोई स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक मैराथन है। यह एक स्वाभाविक, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे कुछ दिनों में तेजी से पूरा नहीं किया जा सकता।
अरबों सूक्ष्म जीवों को बढ़ने, इस सारी जैविक सामग्री को संसाधित करने और इसे एक स्थिर ह्यूमस पदार्थ में बदलने के लिए समय चाहिए होता है। परिस्थितियों, ढेर की बनावट और आपकी देखभाल के आधार पर कंपोस्ट के पकने की प्रक्रिया को 3-4 महीने से लेकर 1 साल या कभी-कभी 2 साल तक लग सकती है। कुछ विधियों द्वारा वादा किया गया तेज कंपोस्ट असल में एक अर्ध तैयार उत्पाद होता है। असली, पूरी तरह से पका हुआ, गहरा और भुरभुरा काला सोना समय और धैर्य दोनों मांगता है। इसलिए जल्दबाजी न करें। बस अपने कंपोस्ट को सही परिस्थितियां प्रदान करें और प्रकृति को अपना काम करने दें। ये उन चुनिंदा मामलों में से एक है जहां इंतजार वाकई सार्थक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी और मौलिक गलती क्या है? यह कंपोस्ट को सिर्फ एक कूड़ेदान समझना है। यह सोचना कि यह बस कचरा फेंकने का एक तरीका है। यह सोच ही बिल्कुल गलत है। कंपोस्ट कचरा निपटाना नहीं, बल्कि निर्माण है। नई जिंदगी, नई उपजाऊ मिट्टी का निर्माण। जब आप अपनी यह सोच बदल लेते हैं, तो बाकी सब अपने आप सही लगने लगता है। आप यह सोचना बंद कर देते हैं, इस छिलके को कहां फेंकूं? और सोचने लगते हैं, मैं अपने कंपोस्टर के छोटे दोस्तों को क्या खिलाऊं? आप स्वाभाविक रूप से मांस, रसायन और प्लास्टिक से दूर रहने लगते हैं। आप सही संतुलन, नमी और हवा के संचार का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप कचरा नहीं निपटा रहे, बल्कि कुछ अनमोल बना रहे हैं। सोच में यही बदलाव एक बदबूदार ढेर के मालिक को असली काला सोना बनाने वाले से अलग करता है। तो सबसे जरूरी बात याद रखिए, आपका कंपोस्ट एक जीवित जीव है। उसे सही खाना खिलाए, उसे हवा और पर्याप्त नमी दें, और वह आपको भरपूर फसल से नवाजेगा। ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने बाग और बगीचे के लिए नए सुझाव न छोड़ें। कंपोस्ट बनाने में आपने कौन सी गलतियां की है? या शायद आपके पास आदर्श काला सोना बनाने का कोई गुप्त नुस्खा है? अपने अनुभव कमेंट्स में साझा करें।